हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं गोविंद शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पहले वीडियो को प्यार दिया, आपने उसको देखा और जैसा कि आप मेरे को जानते हैं, मैं आपके साथ जुड़ूंगा साइंस को लेकर और साइंस में भी हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी की। और बायोलॉजी में क्या क्या या साइंस की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी वो मैंने आपके समक्ष या हमने वो आपके समक्ष रख दी है। तो अगर बात करें बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में भी सबसे उम्दा टॉपिक जो पेपर में आता है उसी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर जिंदगी की बात कर रहे हैं तो सांस लेने की बात करना भी उचित है। तो अगर बात करेंगे किसकी, रेस्पिरेशंस की या रेस्पिरेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, क्यों होता है, कौन कौन सी कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से क्वेश्चन है या कौन कौन सी अवधारणाएं हमारी यहां पर बनेंगी, उनको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि हमें क्यों जरूरत पड़ी, हमें सांस लेने की जरूरत क्यों पड़ी, या हमें इस श्वसन क्रिया की जो है वो जरूरत है वो क्यों पड़ी। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने। अब आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पर आग लगती है या ऐसी कौन सी गैस है जो आग लगाने में सहायक होती है, तो आपका आंसर रहेगा कि सर ऑक्सीजन। ठीक है, और आपको यह भी पता होगा कि जो हमारा शरीर होता है वही शरीर क्या करता है, हमारा शरीर हमारे लिए क्या करता है या हमारी बॉडी हमारे लिए क्या करती है, हमारे लिए कार्य करती है। और इन्हीं कार्य को करने के लिए या इन्हीं कार्य को अंजाम देने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, हमें पड़ने वाली है जरूरत किस चीज की, ऊर्जा की। तो अगर हमारा शरीर कार्य कर रहा है तो हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। सर बिल्कुल पड़ेगी। इसी काम को, जैसे कि आपकी बाइक चल रही है या आपका फोन भी चल रहा है, तो इसके लिए भी आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और हमारा शरीर तो बहुत सारी कार्य करता है, उसको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और अगर हमारी बॉडी को कार्य करना है तो इसके किसी ना किसी सिस्टम को कार्य करना पड़ेगा या बहुत सारे सिस्टम्स को, यानी कि ग्रुप ऑफ सिस्टम्स को काम करना पड़ेगा। और ग्रुप ऑफ सिस्टम को काम करना पड़ेगा तो यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को काम करना पड़ेगा। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को काम करना अगर पड़ेगा तो इसके लिए टिश्यू जिम्मेदार होंगे। और टिश्यू के लिए जिम्मेदार कौन होती है, सेल। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा शरीर कार्य करता है उसमें अलग अलग क्या है, अलग अलग टिश्यू है, अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग सिस्टम्स है और अलग अलग नहीं, उनसे एक बॉडी बनती है। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर सिस्टम्स का निर्माण करते हैं और बहुत सारे नंबर ऑफ सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण कर रहे हैं। अब हमारे बॉडी से हमें कार्य लेना तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए। अगर ये ऊर्जा हमेशा कौन प्रतिपादित करता है तो वो होती है सेल। अब उस ऊर्जा के लिए दोस्तों, उस ऊर्जा को लेने के लिए हमारा मेन फ्यूल क्या होता है, हमारा भोजन होता है, यानी कि हमारा खाना होता है। अब हमारा शरीर इस खाने को डाइजेशन करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक हमारे सिस्टम में है या डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर में होता है। वो इस खाने को जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से क्या कहां लेके आता है, उसको सिंपल फॉर्म में लेके आता है। और यही सिंपल फॉर्म क्या कहलाती है, यही सिंपल फॉर्म दोस्तों कहलाती है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो होता है C6H12O6। इतनी बात शायद आप समझ गए होंगे। अब हमारे पास फ्यूल तो है, लेकिन इस फ्यूल का दहन करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस फ्यूल का दहन करने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन जब इसके साथ रिएक्ट करती है तो ये CO2 बनाती है, H2O बनाती है और बना देती है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये एडिनो ट्राइफॉस्फेट ही हमारा क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ही हमारा क्या है, एक प्रकार की हमारी ऊर्जा होती है या हमारी ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है श्वसन क्रिया की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि सर हमने जो खाना खाया है उससे हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है, क्योंकि हमारे शरीर को कार्य करना है, इसलिए हमें श्वसन की जरूरत पड़ी थी। तो सबसे पहले तो ये शायद आप इसमें थोड़ा सा समझ पाए होंगे कि कैसे कैसे हो रहा है।
दूसरी बात क्या है कि हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, वो रेस्पिरेशन सिस्टम, उसका मेन ऑर्गन्स कौन सा होता है? लंग्स होता है। ठीक है, उससे बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बनते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं कि पहला क्वेश्चन आए कि अगर हम सांस ले रहे हैं, अभी इनहेल कर रहे हैं किसी गैस को, तो हम वो सांस लेने में कौन सी चीज ले रहे हैं? देखो कि आप भी वहां बैठे हो, वहां सांस ले रहे होगे, तो आपके जो भी कमरे में एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होंगी या जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होगी, उनको आप इनहेल कर रहे हैं। यानी कि मैं बोल रहा हूं, जब भी आप सांस ले रहे हो तो आप एयर को इनहेल कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। और एयर क्या होता है? एयर आपने बोला कि सर क्या होता है? ये होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस या गैसों का मिश्रण होता है। इतनी बात समझ में आती है? इसमें कौन कौन सी गैस होती है सर, एक बार बता दो। नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, और CO2 होती है, और कुछ अन्य गैसें भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये कितनी होती है? लगभग 78% होती है। और ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21%, और CO2 की बात करें तो 0.3% ये होती है। लेकिन हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में एक ऑर्गन है, और उस ऑर्गन का नाम है लंग्स। और लंग्स ही इस एयर को क्या करता है? हमारे जो ब्लड होता है, उस ब्लड में इस एयर से CO2 को तो क्या कर देता है? CO2 को क्या करता है? CO2 को तो आउट करता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है? इन करता है। ऑक्सीजन को इन करता है, CO2 को आउट कर देता है। कौन? हमारा लंग्स। अब ये प्रोसेस कैसे हुई, क्यों हुई, इसको भी समझना जरूरी है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, या ट्रांसफर ऑफ गैसेस करता है। कि हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे हर एक ऑर्गन में जाता है। दिल उसको पंप करता है, फेफड़े उसको शुद्ध करने का काम करते हैं, और हर एक सिस्टम को क्या चाहिए? हर एक ऑर्गन को, सेल के पास क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब क्यों चाहिए वो तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि उसको ऊर्जा बनानी है, उसको ATP बनानी है, और ATP बिना ऑक्सीजन के नहीं बनेगी। इतनी बात शायद आप समझ गए होंगे। इससे बाद ये देखें कि सर इतनी बात तो समझ में आई, आगे क्या? आगे होता है कि कौन कौन से ऑर्गन हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम का हिस्सा है। देखो, सबसे पहले तो हमने सांस कहां से ली थी? सर बोलो, नोज से। नोज के बाद वही सांस कहां जाती है? विंड पाइप में जाती है। और विंड पाइप के बाद वही सांस कहां से मिलती है? लंग्स से। और लंग्स के बाद लंग्स उस ऑक्सीजन को घोल देता है किसमें? ब्लड में। और ब्लड उसको पहुंचा देता है ऑर्गन्स के पास, और ऑर्गन यानी कि सेल के पास पहुंचा देता है। ये तो चीजें हुई एक अपनी सिस्टेमेटिक वे में। अब इससे हम करेंगे कि इस नोज का काम क्या होता है, विंड पाइप का काम क्या होता है, लंग्स क्या क्या करता है, ब्लड इसमें क्या योगदान देता है, और सेल में जाकर कहां पर यह घटना घटती है, यह देखने की कोशिश करेंगे। यानी कि बारी बारी इन ऑर्गन्स को हम पढ़ने की कोशिश यहां पर करेंगे। आई थिंक आपका जो कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेशन को लेकर वो थोड़ा मजबूत होना स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, क्या हो अगर कुछ स्टैटिक क्वेश्चन इससे पहले देखें, या पहले कॉन्सेप्ट करें। पहले स्टैटिक क्वेश्चन क्या है कि जो मेन ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? मेन ऑर्गन होता है लंग्स, और लंग्स का जो कलर होता है वो होता है पिंक। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। उसके बाद 1 मिनट में कितनी बार सांस लिया जाता है? तो बोलो 12 से 16 बार। अगर सर कोई बच्चा ले रहा है तो वो कितना लेगा? लगभग 24 बार। अगर कोई बूढ़ा ले रहा है तो वो कितना लेगा? तो सर 12 से कम। बारह से कम। अब ये बता दो, स्टडी ऑफ लंग्स किसे कहते हैं? पल्मोनोलॉजी।
ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन यहां से कि मेन ऑर्गन्स होता है लंग्स, ये होता है पिंक कलर का और इसकी स्टडी को पल्मोनोलॉजी बोलते हैं। 1 मिनट में 12 से 16 बार हम सांस लेते हैं और बच्चे की बात करें तो 24 बार, अगर बूढ़ों की बात करें तो ये 12 से कम होता है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यही 24 या 28 से लेकर 40 बार भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारी एक्सरसाइज कितनी होती है। इतनी बात शायद आप समझ गए होंगे। और अगर बात की जाए इस समझ की, तो इस समझ में हम बात करेंगे कि सर ये बता दो कि इन स्टैटिक क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा। देखो कैसे पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है, तो मुख्य अंग आप बताएंगे लंग्स होता है। लंग्स का कलर कैसा होता है वो आपको पूछेगा, या लंग्स की स्टडी को क्या कहते हैं वो पूछेगा। 1 मिनट में सामान्य मनुष्य के द्वारा लिया जाने वाला सांस है वो कितना है, बच्चों के द्वारा और उनके द्वारा कितना लिया जाता है। ठीक है, शायद आप समझ पाए होंगे। आगे स्टैटिक क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो आज हम स्टैटिक क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कल हम बात करेंगे नोज के बारे में, फिर लंग्स के बारे में, बारी बारी इन ऑर्गन्स के बारे में हम बात करेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बनता है कि 1 मिनट में, क्वेश्चन क्या है कि 1 मिनट में कितनी बार, 1 मिनट में कितनी जो एयर है वो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो आपको लिखना है 7 से 8 लीटर। कितना, अगर क्वेश्चन आ जाए 1 मिनट में कितनी एयर इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो करते हैं 7 से 8 लीटर। और अगर क्वेश्चन आ जाए यही क्वेश्चन 1 दिन में, पर डे अगर आ जाए तो 11,000 लीटर। अगर आए 1 मिनट में तो 7 से 8 लीटर, अगर आए 1 दिन में तो यही हो जाएगा कितना, 11,000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 दिन में कितनी ऑक्सीजन एक सामान्य मनुष्य के द्वारा ली जाती है, तो लगभग 550 लीटर ली जाती है। कितने लीटर, 550 लीटर। मैंने बताया आपको कि लंग्स का कलर कैसा होता है, लंग्स की स्टडी को क्या कहते हैं, सामान्य मनुष्य के द्वारा कितनी बार सांस लिया जाता है, बच्चे कितनी बार लेते हैं, बूढ़े कितनी बार लेते हैं, और एक्सरसाइज के दौरान कितनी बार खून जो है सांस है वो लिया जाता है। उसके बाद 1 मिनट में कितनी एयर इनहेल एक्सहेल करते हैं, 7 से 8 लीटर। 1 दिन में कितनी लेते हैं, तो 11,000 लीटर। और ऑक्सीजन पर डे हम कितनी लेते हैं, तो 550 लीटर। देखो अगर हम ऑक्सीजन 550 लीटर 1 दिन में ले रहे हैं तो इसके लिए हमें ना पेड़ लगाने की जरूरत है। आप भी इस बारे में विचार कर सकते हैं, या आपके बर्थडे पर और या इन चीजों पर आप पेड़ लगा सकते हैं। तो या एक तो पेड़ आप जिंदगी में जरूर लगाएं। ये यहां से स्टैटिक क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। और क्या पूछ सकते हैं, और पूछ सकता है कि सर ये जो अपने लंग्स होते हैं, इन लंग्स के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है। अब लेयर क्यों पाई जाती है, लेयर इसलिए पाई जाती है क्योंकि जो लंग्स होते हैं वो एक प्रकार का बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर उसको कुछ आघात पहुंच जाए तो फिर सांस ना ली जाएगी। अब सांस नहीं ली जाएगी तो क्या ऑक्सीजन उन सेल्स के पास जा पाएगी, तो आप बोलोगे कि सर बिल्कुल नहीं। और अगर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो क्या एटीपी बन पाएंगी, आप बोलोगे कि सर बिल्कुल एटीपी नहीं बन पाएंगी। तो बात अगर कर रहे हैं कि लंग्स के चारों तरफ कौन सी लेयर है जो उसको आघात से बचाती है, कौन सी लेयर आघात से बचाती है, तो आपको बोलना है कि सर पेलूरा लेयर। पेलूरा लेयर ऐसी लेयर होती है जो हमारे लंग्स के चारों तरफ पाई जाती है और यही हमारे लंग्स को आघात से बचाती है। इतनी बात भी समझ में आती है। एक क्वेश्चन आता है, वो आता है आरक्यू से। आरक्यू का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी कोशेंट, यानी कि कितनी CO2 हमने बाहर निकाल दी
उसको अगर भाग दे दूं किससे, ऑक्सीजन कितनी यूज कर ली हमने, मैं क्या बोल रहा हूं कि कितनी CO2 हमने बाहर निकाली है अपनी श्वसन क्रिया में, और कितनी ऑक्सीजन हमने यूज कर ली, उसी का अगर रेशियो बनाऊंगा तो वो होता है रेस्पिरेटरी कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आई। अगर देखो ये आर की वैल्यू 1 हुई तो हम बोल सकते हैं कि CO2 जितनी बाहर निकाली उतनी ही हमने O2 यूज की थी। देखो अगर ये दोनों बराबर हुई तभी तो एक आएगा यहां पर, फॉर एग्जाम्पल ये 2 थी ये भी 2 थी, कटेगा तभी तो 1 आएगा, यानी कि दोनों 2-2 थी, बराबर बराबर थी। तो जब आर की वैल्यू 1 होती है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जब आर की वैल्यू 1 हो तो क्या स्थिति बनेगी, CO2 की और O2 की वैल्यू हमेशा बराबर रहेगी। इतनी बात समझ में आती है? आती है बिल्कुल। और अगर क्या हो कि ये 1 से कम हो जाए, देखो 1 से कम कैसे होगी, 1 से कम कब होगी, अगर यहां पर मैं रखता हूं 10 और यहां पर रखता हूं मैं 5, तो जब तो हो जाएगी 1 से ज्यादा, यानी कि 2 हो गई। अब अगर 1 से ज्यादा वाला केस अगर हम लें तब क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि सर जब 1 से ज्यादा होगी तो CO2 की वैल्यू ज्यादा होगी, हमने O2 की वैल्यू कम होगी, यानी कि जो हमने O2 ली वो हमने कम ली, और जो हमने CO2 छोड़ी वो हमने क्या छोड़ी है सर, ज्यादा छोड़ी। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस ये बनेगा अगर CO2 की वैल्यू 5 हो जाए और इसकी 10 हो जाए, तो 5 एकम 5 और ये 2 से कटेगा तो कितना बन जाएगा, 1 से कम बन गया। और जब आर की वैल्यू 1 से कम होगी तो हम कह सकते हैं कि CO2 क्या होगी, हमेशा कम होगी, यानी कि जो हमने बाहर CO2 छोड़ी वो हमेशा कम, और जो हमने ऑक्सीजन ली वो हमेशा ज्यादा। शायद आर की जो ये वैल्यू मैंने आपको करवाई है, आर की वैल्यू जो मैंने आपको यहां पर बताई है वो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले मेरे को एक बार बताएं कि आर होता क्या है, कि कितनी CO2 हमने बाहर निकाली उसका रेशियो देखते हैं कि कितनी हमने ऑक्सीजन यूज की है। ये यहां से आप समझ जाओगे कि कितनी CO2 हमने बाहर निकाली और कितनी O2 हमने यूज की। उसके बाद देखते हैं कि आर की वैल्यू अगर 1 होगी तो CO2 और O2 का जो मान है वो बराबर होगा। अगर ये 1 से ज्यादा होगी तो हमेशा CO2 ज्यादा होगा, O2 क्या होगा, कम होगा। और अगर यही आर की वैल्यू 1 से कम होगी तो CO2 भी हमेशा कम होगी और O2 हमेशा ज्यादा हमारे द्वारा यूज की जाएगी। तो आर फैक्टर भी आपको समझ में आता है। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं, आगे स्टैटिक क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं आपको बता दूं कि सर ये बताएं कि जो हमने एयर अंदर ली थी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, और जो हमने बाहर छोड़ दी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो देखो क्या हुआ, एक तो हम नाइट्रोजन थी जो हमने, और एक ऑक्सीजन थी, एक क्या थी, CO2 थी। ऐसे ऐसे चार्ट बनाएंगे और इस चार्ट से याद करने की कोशिश करेंगे। अब ये चार्ट क्या बोलता है कि हमने जो एयर ली थी उसकी क्या वैल्यू थी, बताना एक बार, एयर की वैल्यू बताना एक बार। नाइट्रोजन की कितनी थी, नाइट्रोजन की 78% थी सर, और O2 की कितनी थी, 21% थी सर, और CO2 की कितनी थी, 0.03% थी सर। ये तो हमने जो इनहेल की एयर, जो एयर हमने अंदर ली उसमें ये वैल्यू रही होंगी, बिल्कुल ठीक है। और जो हमने बाहर निकाल दी उसमें कितनी होती है, उसमें ये तो बिल्कुल 78% वापस आ जाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है एक तरह की हमारे शरीर में नोबल गैस की तरह या नॉन रिएक्टिव गैस की तरह यूज होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो बाहर निकलेगी वो लगभग 17% निकलती है, और जो CO2 बाहर निकलती है वो कितनी निकलती है, वो 4% निकलती है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो बता दूं, कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सांस बाहर निकालते हैं, जो सांस हम बाहर निकालते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने % होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, कितने % होती है CO2 की मात्रा। जो सांस हम बाहर निकालते हैं उसमें CO2 की मात्रा कितने % होती है, तो आप बोलोगे कि सर 4%। बिल्कुल 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 ठीक मात्रा में आपका यहां पर आंसर रहेगा।
क्वेश्चन आए ऐसे कि जो सांस हम बाहर निकालते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो आपका आंसर रहेगा सर बिल्कुल 17%। ठीक है, और यही क्वेश्चन आ जाए कि सर बता दो एक बार कि नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी होती है, तो नाइट्रोजन की वैल्यू आपको पता ही है 7-8%, यानी कि लगभग जितनी गई थी उतनी ही बाहर निकलती भी है। ठीक है, इतने स्टैटिक क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं। आगे क्या कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन आता है, आगे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन क्या आता है कि लास्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की लास्ट स्टेज क्या है या लास्ट स्टेज कहां पर जाकर होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट जो स्टेज है ये होती है सेल में, और आपने सेल से एक क्वेश्चन पढ़ा है कि पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया को। बिल्कुल ठीक होते हैं। अब लास्ट स्टेज क्या होगी, लास्ट स्टेज यही तो होती है कि हमें उस खाने से ऑक्सीजन मिलाकर या ऑक्सीजन से उस खाने को रिएक्ट करवाकर या ऑक्सीजन से ग्लूकोज को रिएक्ट कराकर उससे ऊर्जा बनानी है। यानी कि ये मैं लिख रहा हूं कि C6H12O6 प्लस O2 मिलाकर हमने जब भी रिएक्शन करवाई तो ये रिएक्शन हमें देखने को मिली थी, और ये ही रिएक्शन कहां होती है, तो बोलो सर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोल दिया गया। और इसी स्टेज को लास्ट स्टेज बोला जाता है, किसका, लास्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन इसको बोला जाता है। यहां तक हमने करने की कोशिश की स्टैटिक पोर्शन। अगले वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से रोग होते हैं रेस्पिरेशन में कुछ कमी आ जाने के कारण। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।